हेलो लिसनर, मैं आपकी राइटर अनी उर्फ अनामिका। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। कहानी को लेकर अपनी राय आप लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। कहानी सुनने के बाद प्लीज अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 51, वफा की सजा। काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद जब विदर्भ को गरिमा आदित्य के साथ गेट को क्रॉस करते हुए नजर आई तो विदर्भ जल्दी से अनीस को अपने गार्ड के हाथों में सौंपा और चिल्लाते हुए के पीछे दौड़ गया। विदर्भ काफी तेजी से भाग रहा था और वो गरिमा का नाम लिए चिल्लाए जा रहा था। विदर्भ ने दौड़ते हुए कहा, गरिमा, 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 स्टॉप, गरिमा। पर काफी ज्यादा क्राउड होने की वजह से गरिमा का ध्यान इस बात पर गया ही नहीं। भीड़ में उसकी आवाज हल्की दब गई, मगर उसे इस तरह भागते हुए देख आसपास के लोग उसे ही देखने लगे। बॉडीगार्ड्स भी विदर्भ के पीछे ही थे। अर्शी और अनीश बॉडीगार्ड्स की गोद में थे, तो वहीं आदित्य और गरिमा पार्किंग लॉट में पहुंच चुके थे और वो दोनों ही कार में बैठ गए। दोनों का ही ध्यान विदर्भ या बच्चों पर नहीं गया था। कार आदित्य खुद ड्राइव कर रहा था। वह लोग धीरे से कार को पार्किंग लॉट से निकालने लगे और जब वो लोग पार्किंग लॉट के गेट के आसपास ही थे, उसी वक्त पर विदर्भ भी वहां पर आ गया और उसने कुछ कार्स को पार्किंग लॉट से निकलते हुए देखा। क्योंकि शाम हो चुकी थी इसलिए काफी सारे लोग अम्यूजमेंट पार्क से जाना शुरू कर चुके थे, जिसकी वजह से विदर्भ को गरिमा को ढूंढने में काफी परेशानी हो रही थी। वह पार्किंग लॉट में इधर उधर घूमते हुए गरिमा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब कुछ भी समझ नहीं आया तब उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, गरिमा कहाँ हो तुम, प्लीज मेरे सामने आओ। गरिमा प्लीज मेरे सामने आओ। गरिमा कहाँ हो तुम, मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो, प्लीज प्लीज मेरे सामने आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है गरिमा। मगर उनकी कार तो पहले ही पार्किंग लॉट से बाहर निकल चुकी थी, जिसकी वजह से ना ही आदित्य को और ना ही गरिमा को विदर्भ की आवाज सुनाई दी। आदित्य ड्राइव कर रहा था और उनका पूरा ध्यान उसकी ड्राइविंग पर ही था। काफी देर की खामोशी के बाद चुप्पी को तोड़ते हुए गरिमा ने कहा, बाहर निकलते हुए मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे आवाज दी, क्या तुमने कुछ सुना था? आदित्य ने कंफ्यूज होकर गरिमा को देखा और उसने कहा, क्या कह रही हूं, तुम्हें कौन बुलाएगा? शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। वैसे भी काफी भीड़ थी तो गलतफहमी होना कोई बड़ी बात नहीं है। कहकर आदित्य ने फिर से अपना ध्यान ड्राइविंग पर लगा दिया। आदित्य ने वाकई विदर्भ की आवाज नहीं सुनी थी। आदित्य का जवाब सुनकर गरिमा ने सीट से सर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे भी लगा शायद उसे ही कोई गलतफहमी हो गई हो, और वैसे भी गरिमा काफी थक चुकी थी। मगर पार्किंग लॉट में इधर उधर गरिमा को ढूंढते हुए विदर्भ ने आदित्य और गरिमा को एक साथ देख लिया था। इनफैक्ट आरशी और अनीश ने भी आदित्य को देखा था। बच्चे जब पार्किंग लॉट में आए तो अपनी माँ को वहां ना देख अर्शी और अनीश रोने लग गए। विदर्भ ने उन्हें गले से लगाया और उन्हें चुप करवाते हुए बोला, चुप हो जाओ बच्चों, तुम्हारी मम्मा यही है। डैड को बस उन्हें ढूंढने की जरूरत है और तुम्हारे डैड उन्हें बहुत ही जल्द ढूंढ लेंगे। बस अपने डैड को थोड़ा वक्त दे दो। विदर्भ की कोशिशों से अर्शी और अनीश का रोना कम हुआ, मगर वो अभी भी सुबक रहे थे। विदर्भ ने किसी तरह बच्चों को चुप कराया और लिए निकल गया। गरिमा के मिलने की विदर्भ को जितनी खुशी थी उतना ही उसे गुस्सा भी आ रहा था, यह जानकर कि गरिमा इस वक्त आदित्य के साथ थी। अंदर ही अंदर विदर्भ सुलगे जा रहा था। वह बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था इस बात को कि इतने महीना से गरिमा आदित्य के साथ रह रही थी। दूसरी तरफ ऑफिस खत्म होने के बाद सना के साथ वैदेही एक कैफेटेरिया में बैठी हुई थी। चेयर पर बैठी हुई वैदेही ने अपनी हथेलियों पर अपना चेहरा टिकाया हुआ था। मनस से उसकी बात हुई थी और मनस ने उसके सामने साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर आचार्य कॉन्ग्लोमरेट कभी भी आरएम ग्रुप के साथ किसी भी तरीके का कोई कोलैबोरेशन नहीं करेगा। कारण तो उसने बताया नहीं था, क्योंकि वो गरिमा के बारे में उसे कुछ भी नहीं बता सकती थी।
मगर वैदेही कुछ चुप करवाने के लिए उसने अपने प्रेसिडेंट होने के पावर को यूज किया और उसे साफ कह दिया कि एक प्रेसिडेंट होने के नाते इस तरह के डिसीजन ले सकती है और आरएम ग्रुप के साथ किसी तरह के का कोई कोलैबोरेशन नहीं हो सकता। ये सारी बातें वैदेही ने सना को बता दी थीं। वह लोग अभी बात कर ही रहे थे कि इसी बीच अचानक वहां कोई आया और उसने एक चेयर खींची और वैदेही के बगल में बैठ गया। सना और वैदेही ने उस इंसान को देखा तो वो कोई और नहीं वंश ही था। वैदेही ने थोड़ा अजीब तरह से उसे देखा और उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नॉटी वे में मुस्कुराते हुए वंश ने कहा, क्या तुम मानोगी अगर मैं कहूं मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं? वैदेही का उतरा हुआ सीरियस चेहरा वंश की बात सुनते ही टेढ़ा हो गया और उसने मुंह बनाते हुए कहा, हो गया मजाक नहीं प्लीज, मैं वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान हूं। वैदेही की बात सुन वंश ने कहा, आखिर तुम इतनी परेशान हो क्यों? दो इतनी बड़ी कंपनीज तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है और तुम हो कि इस तरह मुंह लटकाए बैठी हो। ये तो कितनी अच्छी बात है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहती है। मगर इस बार वैदेही की जगह सना ने कहा, ये अच्छी बात है कि इतनी बड़ी कंपनीज इस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहती है और हम भी इस बात से खुश हैं, मगर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन किया जाए। सना की बात पर वैदेही से वंश ने कहा, आखिर तुम इतनी ज्यादा कंफ्यूज्ड क्यों हो? जो तुम्हें अच्छा ऑफर दे रहा है तुम उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। ये इतना सिंपल है कि दो कंपनीज हैं जो कि एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है, बट दोनों एक साथ काम नहीं करना चाहती है। बट प्रोजेक्ट तुम्हारा है तो तुम ये डिसाइड कर सकती हो कि कौन तुम्हें ज्यादा बेनिफिट दे सकता है और तुम्हें उसी के साथ ये प्रोजेक्ट साइन कर लेना चाहिए। वंश की इस बात का क्या देगी वैदेही जवाब? आखिर किस सच से है सब अनजान? आखिर कौन सी कंपनी के साथ करेगी वैदेही अपने स्टार्टअप का कॉन्ट्रैक्ट साइन? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा, चैप्टर 52, वफा की सजा। वैदेही काफी परेशान थे और वंश की बात पर वैदेही ने वंश की तरफ देखा और मुझे हुई आवाज में कहा, ऐसा नहीं है, ये चीजें तुम्हें जितनी आसान और सिंपल लग रही हैं, असल में ये चीजें उतनी आसान और सिंपल नहीं है। वैदेही की बात पर वंश ने कहा, आखिर इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है? जिस पर वैदेही ने उतरे हुए मुंह के साथ वंश को समझाते हुए कहा, तुमने तो मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और कोई कंपनी मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी नहीं कर रही थी। मेरी दीदी की रेपुटेशन की वजह से मुझे न सिर्फ आचार्य कंग्लोमरेट मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हुआ, बल्कि उन्होंने मुझे एक हाई पोस्ट की जॉब भी ऑफर की जिसमें मुझे काफी अच्छा पैकेज दिया गया और ये सब सिर्फ मेरी बहन के नाम की वजह से। मैं मानती हूँ तुमने मेरी जान बचाई, मगर मेरी बहन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और इस वक्त मैं सेल्फिश नहीं हो सकती। मैं अपनी बहन के नाम के ऊपर आंच आने नहीं देना चाहती जो कि उसने इतनी मेहनत से बनाया है। जिस पर वंश ने थोड़ा उखड़े हुए ढंग से कहा, यार तुम अपनी बहन से चाहे जितना प्यार करो, पर ये तुम्हारी करियर का सवाल है। बिजनेस में इमोशन नहीं होते वैदेही। वैदेही को वंश का ये कहना अच्छा तो नहीं लगा, मगर वो वंश की बात पर कुछ कह नहीं पाई क्योंकि वो वंश के सोचने के तरीके को समझ रही थी। एक गहरी सांस भरकर वैदेही ने एक बार फिर से वंश को समझाने की सोची और वंश से कहा, मेरी बहन ने बहुत स्ट्रगल किया है वंश। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई। मुझे तो उनका चेहरा तक याद नहीं। अब्रॉड में भाई के साथ ही रही, मगर भाई का ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ ही कटता। जब तक मैं अब्रॉड में थी अकेली थी, जिस वजह से बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं थे मेरे अंदर। मैं अपनी बहन से भी उतनी ज्यादा कनेक्टेड नहीं थी। इनफैक्ट मुझे तो पता तक नहीं था कि मेरी एक्सपेंसेस वो कैसे हैंडल करती है। मुझे तो यही लगता था कि हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे लिए छोड़ा है, बस उसी सब से हमारी लाइफस्टाइल हम मेंटेन करते हैं। वैदेही की आंखों के जज्बात और पल बदल रहे थे और गरिमा का स्ट्रगल उसकी आंखों में दिख रहा था। वैदेही ने आगे कहा, मगर जब मैं इंडिया लौटी तब मुझे पता चला कि ये सब कुछ मेरी बहन हैंडल करती थी। हमारे पेरेंट्स की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला
और फिर मेरी बहन की लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रहीं। उसके बावजूद उसने अपनी एक पहचान बनाई, एक नाम बनाया। अब मैं उसके नाम को बदनाम तो नहीं कर सकती। मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती मेरी बहन ने क्या कुछ झेला, और एक गलत इंसान को अपनी जिंदगी के लिए चुनकर उनकी जिंदगी तो पूरी तरह बर्बाद ही हो गई। बात करते हुए वैदेही की आंखें लाल हो गईं। ऐसा लग रहा था कि कभी भी उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। वंश उसके कहे हर एक शब्द को महसूस कर पा रहा था, और उसे वैदेही की आंखों में आंसू देख ना जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। उसे खुद में भी काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि वह भी तो कहीं ना कहीं बस वैदेही का इस्तेमाल ही करना चाहता था, ताकि वह उसकी बहन तक पहुंच सके और अपने दोस्त की मदद कर सके। गरिमा के बारे में इतना सब जानने के बाद वंश खुद में ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वंश ने धीरे से अपना हाथ उठाया ताकि वो वैदेही का कंधा सहलाकर उसे कंट्रोल कर सके, मगर उससे पहले ही सना ने उसे कंधे से गले लगाया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, शांत हो जाओ, तुम बस इतना करो, एक सही डिसीजन लो। तुम्हें पता है ना, जब गरिमा थी तुम्हें और सक्सेसफुल होता देखेंगी तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। उनकी खुशी को ध्यान में रखकर फैसला लो। वैदेही ने सना की तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। वंश ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन अब वो सोच में पड़ गया था कि वो वैदेही को आरएम ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कैसे मनाए। उन लोगों ने कुछ वक्त और साथ बिताया और फिर वो लोग वापस घर जाने के लिए खड़े हो गए। तब वंश ने वैदेही को ड्रॉप करने का ऑफर किया, मगर वैदेही ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। वंश को इस रिजेक्शन पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी उसे वैदेही की जरूरत थी। वो लोग घर के लिए निकल गए। वंश जैसे ही घर पहुंचा, वो सीधे अपने स्टडी रूम में चला गया और लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। काफी देर के बाद जब वंश का फोन रिंग हुआ, तो उसने देखा कि ये विदर्भ का कॉल था। फोन पर विदर्भ का नाम फ्लैश होते ही वंश ने फोन उठा लिया। चेयर से पीठ टिकाते हुए वंश ने कहा, क्या हुआ, आज मुझे कॉल कैसे किया? अक्सर तो ये मैं करता हूँ। फोन की दूसरी तरफ से विदर्भ सीरियस होकर बोला, मेरी बात ध्यान से सुन। अपने सारे आदमियों को कि वो लोग बैंगलोर आए और यहाँ गरिमा को ढूंढें। गरिमा बैंगलोर में है, मैंने उसे देखा, मगर इससे पहले कि मैं उस तक पहुंच पाता वो आदित्य के साथ निकल गई, और आदित्य और गरिमा का कनेक्शन है जिसके बारे में भी तुझे पता लगाना है, और यह काम जल्द से जल्द होना चाहिए। ये सबको सुनने के बाद वंश एकदम से शॉक हो गया और वो चेयर पर सीधा बैठ गया। कॉल पर अटेंटिव होते हुए वंश ने कहा, आदित्य आचार्य, आर यू श्योर? तूने उसके साथ गरिमा को देखा? थोड़ा चिढ़ते हुए विदर्भ ने कहा, तो तुझे क्या लगता है मैं हवा में बातें कर रहा हूं? विदर्भ की बात पर सोचते हुए वंश ने कहा, यार मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वैदेही भी आचार्य कॉन्ग्लोमरेट में जॉब कर रही है। उसने मुझे बताया ये जॉब उसे गरिमा की वजह से मिली है। और तो और, अब तो कह रहा है कि गरिमा खुद आदित्य के साथ है। गरिमा और आदित्य के बारे में जानकर क्या करेगा विदर्भ? ऐसे कन्विंस कर पाएगा वंश वैदेही को? क्या सामने आएगा आचार्य कॉन्ग्लोमरेट और गरिमा का कनेक्शन? अतीत के पन्ने में है कौन से राज दफन? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़ें वफा की सजा, चैप्टर 53, वफा की सजा। वंश वैदेही का पीछा करते हुए उससे कैफे में मिलने चला गया, और वैदेही की बात सुनकर वंश भी सोच में पड़ गया। घर जाकर उसने सारी बातें विदर्भ को बताएं, जिसके बाद विदर्भ ने अपने मन की बात वंश से कही, जिसके बाद दोनों ही सोच में पड़ गए। काफी देर तक फोन के दोनों तरफ ही खामोशी रही। इस चुप्पी को तोड़ते हुए वंश ने कहा, मैं इन सब के बारे में पता लगाता हूँ। वैसे तूने बच्चों के एडमिशन के बारे में क्या सोचा है? थोड़ा सोचते हुए वंश ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अब बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाने की जरूरत है। गरिमा यही है और मुझे गरिमा को लेकर वापस जाना है। ऐसे में बच्चों को यहाँ रखना मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि अगर बच्चे साथ होंगे तो गरिमा को कन्वेंस करना आसान होगा। वंश ने सारी बातें ध्यान से सुनी। अगर तुझे सही लगे तो एडमिशन करा दियो।
इस बीच हम लोग गरिमा को भी ढूंढ रहते रहेंगे। और अगर फिर विदर्भ से कहा, वैसे तू बात तो ठीक कह रहा है, मगर गरिमा कहाँ है, क्या कर रही है, हमें इस वक्त पता नहीं है। ऐसे में बच्चों को ऐसे ही रखने पर उनकी स्टडीज का भी काफी लॉस होगा। एक काम कर, तू कम से कम एक बार स्कूल विजिट कर ले। अब तुझे सही ना लगे तो गरिमा और बच्चों के साथ वापस आ जाना। वंश की बात पर सोचते हुए विदर्भ ने कहा, चल ठीक है, मैं एक बार तेरे कहने पर स्कूल विजिट कर लेता हूँ, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई का लॉस भी तो नहीं होने दे सकते हैं। जिसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ी और बातें हुईं और फिर वंश ने कॉल कट कर दी। दूसरी तरफ सिया के शादी के फंक्शन शुरू हो चुके थे और आज उसका मेहंदी और संगीत दोनों एक साथ ही था। वैदेही भी उसके शादी के फंक्शंस का हिस्सा बनी, मगर वो ज्यादा देर तक वहां नहीं रुकी और जल्दी ही फंक्शन से निकल गई। उसने लगभग सिर्फ आधे घंटे का वक्त ही वहां बिताया, जिसमें सिया और वैदेही की बातें हुईं। सिया ने वैदेही से उसके स्टार्टअप के बारे में पूछा। तब वैदेही ने उसे सारी बातें बताई कि किस तरह वो आरएम ग्रुप गई थी इन्वेस्टमेंट की बात करने और किस तरह उसकी और वंश के बीच बहस हुई और फिर दोबारा कैसे वंश ने उसे ऑफर किया। आचार्य कॉन्ग्लोमरेट से रिलेटेड भी सारी बातें उसने सिया को बता दी। सब कुछ जानने और सुनने के बाद सिया ने उससे कहा, आई थिंक तुम्हें एक साथ 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करने चाहिए। तुम्हें बस बिजनेस नहीं करना, तुम्हें एक मुकाम हासिल करना है, जिसके लिए तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा कैपिटल और पावर होनी चाहिए। वैदेही बहुत ही ध्यान से सिया की सारी बातें सुन रही थी। सिया ने आगे कहा, ये दोनों ही कंपनी तुम्हारे साथ काम करना चाहती है, मगर ये दोनों एक साथ काम नहीं करना चाहती है। तुम एक और स्टार्टअप प्लान बनाओ और एक तुम आरएम ग्रुप के साथ साइन कर लो और दूसरा आचार्य कॉन्ग्लोमरेट के साथ। मैं मानती हूँ इस दौरान तुम्हारा वर्क प्रेशर काफी बड़ा हुआ होगा, बट तुम्हारी मदद के लिए मैं और सना है। तुम्हें जब भी, जहां भी, जो भी मदद चाहिए होगी, हम लोगों से कह देना, हम तुम्हारी मदद के लिए हमेशा रहेंगे। कहकर कुछ देर के लिए सिया चुप हुई और फिर उसने कहा, देख, तू ये मत समझना कि मैं तेरा फायदा उठा रही हूँ। मुझे तेरे अचीवमेंट की जरूरत है, इसलिए मैं तुझसे ये कह रही हूँ। तू खुद भी यही करना चाहती है, पर जहां तक मैं तुझे जानती हूँ, तू ये अपना फर्स्ट स्टार्टअप सक्सेसफुल होने के बाद करती। आई नो, बट मेरी एडवाइस है कि तू दोनों एक साथ कर। इससे तू कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पावर अपने अंडर कर पाएगी, और जब पावर तेरे हाथ में होगी तभी तू मेरी मदद कर पाएगी, और खुद अपनी भी और अपनी बहन की भी। सारी बातें सुनने के बाद वैदेही ने बहुत ही शांति से कहा, ठीक है यार, मैं एक और नया प्लान रेडी करती हूँ, और अगर इस दौरान तेरे पास कोई आइडिया हो तो उस बारे में मुझे जरूर एडवाइस करना। मेरा काम कुछ हल्का हो जाएगा और जल्दी भी। जिस पर सिया ने कहा, ठीक है, मुझे 2 दिन का वक्त दे, मैं जल्दी से जल्दी कुछ करती हूँ। और हाँ, जिससे मेरी शादी हो रही है वो भी कोई बिजनेस टाइकून है। अगर तेरे पास कोई और प्लान हो तो उस बारे में बताना, और प्लान करके उस पर नजर कैसे रखी जा सकती है। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अजिंक्य की मौत में उसका कोई हाथ है या नहीं। वैदेही ने सर हिलाया और फिर सिया से गले मिलकर कुछ देर और वहां बिताकर वहां से चली गई। घर आते ही वो अपने काम में लग गई। इस दौरान सना भी उसके पास आई, जिसके बाद उसमें सना को सारी बातें बताई। सना ने उसकी सारी बातें सुनी, मगर वो बहुत ज्यादा अटेंटिव नहीं थी। उसका मुंह उतरा हुआ था और वो काफी उदास लग रही थी। जल्दी ही वैदेही नहीं ये बात नोटिस कर ली और सना से सवाल किया, क्या बात है, कोई परेशानी? तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। बहुत ही मुश्किल से मुस्कुराते हुए सना ने कहा, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे तो पता है ना, मैं अपनी जॉब को लेकर थोड़ी टेंशन में रहती हूँ। फिलहाल मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो तू तो समझ ही सकती है। इस दौरान वैदेही बहुत ही ध्यान से सना का चेहरा देख रही थी। उसे समझ आ गया कि सना झूठ बोल रही है और उससे कोई बात छिपा रही है। क्या छिपा रही है सना? कैसे जाने कि वैदेही सना के मन की बात? क्या कारण है सना के झूठ बोलने का? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा, चैप्टर 54, वफा की सजा।
सना से बात करते हुए वैदेही को समझ में आया कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। वैदेही ने दबाव डालते हुए सना से कहा, क्या बात है? और सच सच बोल। सना ने फिर से वैदेही की बात को नकारते हुए कहा, अरे मुझे क्या होगा? मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं तुझे क्यों कुछ छुपाऊंगी? कहते हुए सना मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी स्माइल काफी बुरी थी। वो तो वैदेही से नजरें तक चुरा रही थी। मगर वैदेही ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, सच पूछा है मैंने, मुझे जानना है क्या हुआ। जिस पर सना ने न चाहते हुए कहा, उसकी शादी है, वो किसी और से शादी करने जा रहा। मुझे ये बात हैंडल नहीं हो रही। बट उस वक्त तो किसी वजह से उसकी शादी पोस्टपोन हो गई थी, मगर शादी की डेट फिर से फिक्स हो चुकी है और उसने मीडिया में अनाउंस कर दिया है। सना की पूरी बात सुनकर वैदेही ने कहा, तो अब भी उस गधे के पीछे है। यार, उसने तुझे चीट किया, तुझे भी मूव ऑन कर जाना चाहिए, मगर इसके बजाय तू अपने पास्ट में पड़ी हुई है। सना ने अपनी नजरें झुका लीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वैदेही की बातों का क्या जवाब दे। आखिर वैदेही गलत भी तो नहीं कह रही थी। सना ने अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए वैदेही से कहा, यार मैं मानती हूं, उसने मुझे चीट किया। वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है और मैं उसे अपनी लाइफ में वापस लाना भी नहीं चाहती। पर मैं उसके लिए सच में फील करती थी। यार, मैं कैसे इस बात को इग्नोर कर दूं? और वो भी इतनी ईजिली। दिल का मामला है, इतनी जल्द नहीं सुलझेगा। सना की आंखें लाल हो रही थीं। वो कभी भी रो सकती थी। वैदेही ने उसे गले लगाया और उसे कॉन्सोल करने की कोशिश की। दूसरी तरफ मनस का घर। मनस अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। मनस नींद में थी और अपने हाथ को बिस्तर पर इधर उधर टटोलते हुए अपना फोन ढूंढने की कोशिश करने लगी। थोड़ा ढूंढने के बाद जब मनस को उसका फोन मिला, तब उसने नींद में ही फोन पिक कर लिया और अपने कान से लगा लिया। फोन के दूसरी तरफ मौजूद इंसान की बात सुनने के बाद मनस की नींद जैसे गायब हो गई और वह उठकर बैठ गई। मनस ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? विदर्भ गरिमा को बेंगलुरु में ढूंढ रहा है, पर क्यों? जिस पर फोन की दूसरी तरफ मनस के आदमी ने कहा, इस बारे में मुझे अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, मगर मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको बता दूंगा। मेरी एडवाइस यही होगी कि आप गरिमा को कहें कि वो जल्द से जल्द बेंगलुरु छोड़ दें। विदर्भ राणावत कभी भी उन तक पहुंच सकता है। सब कुछ सुनने समझने के बाद मनस पूरी तरह खींच गई और उसने गुस्से से अपना फोन काट दिया। उसका तो दिमाग काम ही करना बंद कर चुका था। वो जल्दी से उठी और अपने कमरे से बाहर गई। वो सीधे आर्या के कमरे में चली गई। देर रात हो चुकी थी, जिस वजह से आर्या घोड़े बेचकर सो रही थी, जिसके कारण उसने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था और मनस आते ही दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी। जोर से दरवाजा पीटने की आवाज सुन आर्या की नींद खुली और उसने आंख मसलते हुए दरवाजा खोला। मनस को देख उनींदी आवाज में आर्या ने कहा, यार तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? तुझे नींद खराब करने के लिए क्या मैं ही मिली थी? मनस आर्या को साइड करते हुए तेजी से आर्या के कमरे के अंदर आई। आर्या की बात को सिरे से नजरअंदाज करते हुए उसने जल्दबाजी में फोन कॉल के बारे में और उस पर हुई बातों के बारे में सारा कुछ आर्या को बता दिया। सारी बातें सुनने के बाद तो आर्या को तो मानो चक्कर ही आने लगे। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ये क्या कह रही है तू? विदर्भ को कैसे पता चला? गरिमा बैंगलोर में है। जिस पर मनस ने कहा, मुझे नहीं पता। पता होता तो बताते ही नहीं क्या? फिलहाल इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। आर्या फौरन ही बेड साइड टेबल की तरह बढ़ी और टेबल से अपना फोन उठा लिया। उसने फौरन ही गरिमा का नंबर डायल कर दिया और इंतजार करने लगी कि गरिमा कब सीआई उठाए। वैसे तो वो ये बात गरिमा को सुबह भी बता सकती थी, मगर उसे उन लोगों की बुरी किस्मत और विदर्भ की घटियापन पर पूरा यकीन था। इधर बहुत चालाक था
और अगर उसे इस बात का अंदाजा लग चुका है तो जरा सा भी वक्त बर्बाद करना सही नहीं था। 2 से 3 बार लगातार आर्या ने गरिमा को कॉल डेल किया क्योंकि गरिमा सोई हुई थी, जिस वजह से वो फोन उठा नहीं पा रही थी। वो थोड़ी गहरी नींद में चली गई थी। काफी देर बाद जब गरिमा ने फोन उठाया तब वो नींद में थी। अपने नींद भरी आवाज में गरिमा ने कहा, कौन है इतनी रात को परेशान कर रहा है? आर्या ने चिढ़ते हुए कहा, तुझे परेशान करने वाला तुझे तक ही आ रहा है, नींद से बाहर आ समझी। अचानक ऐसी झुंझलाहट भरी आवाज सुन गरिमा ने अपनी आंखें ठीक तरह से खोली और अपने फोन स्क्रीन की तरफ देखा। आर्या का नंबर देख वह उठकर बैठ गई और फिर आर्या से कहा, क्या बात है, तूने इतनी देर रात मुझे कॉल लगाया? वहां सब कुछ ठीक तो है ना? कोई इमरजेंसी तो नहीं है? क्या मेरी जरूरत है वहां मैं आ जाऊं? गरिमा ने यह सारी बातें जल्दबाजी में एक साथ कहीं। चिढ़ाते हुए आर्या ने कहा, चुप कर यार, कितना बोलेगी, पहले मेरी तो सुन। गरिमा चुप हो गई तो आर्या ने उसे फोन कॉल के बारे में सब कुछ बताया। इस दौरान आर्या ने अपना फोन स्पीकर पर किया हुआ था और सारी बातें गरिमा को बताने के बाद आर्या ने कहा, वह जितना चालाक है उतना ही घटिया भी, तू जल्द से जल्द बेंगलुरु छोड़ दे। सारी बातें सुनने के बाद गरिमा का चेहरा ब्लैंक हो गया। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा ही था। इस वक्त उसके दिल या दिमाग में क्या चल रहा होगा, इस बात का अंदाजा लगाना तक मुश्किल था। अब आगे क्या करेगी गरिमा? क्या चल रहा है गरिमा के मन में? क्या मानेगी गरिमा आर्या की बात? क्या छोड़ देगी गरिमा बेंगलुरु? क्या वक्त रहते पहुंच पाएगा विदर्भ गरिमा तक? आर्या की बातों का क्या जवाब देंगी गरिमा? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा, चैप्टर 55। वफा की सजा। मनस अपने कमरे में सोई हुई थी। उसी दौरान उसे फोन कॉल आया और उसे पता चला ये विदर्भ गरिमा को बेंगलुरु में ढूंढ रहा है। वो ये सब कुछ सुनकर शॉक हो गई। उसने सारी बातें जाकर तुरंत ही आर्या को बता दी। आर्या ने तुरंत ही गरिमा को कॉल लगाया और उसे इन सब चीजों के बारे में बता दिया। सारी बातें सुनने के बाद गरिमा के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा था और क्या नहीं, ये अंदाजा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल था। अपनी बात कहने के बाद आर्या गरिमा के जवाब का इंतजार कर रही थी। जब काफी देर तक गरिमा ने कुछ नहीं कहा तो आर्या को ऐसा लगा कहीं कॉल कट तो नहीं हुआ। इस वजह से उसने अपना फोन एक बार चेक किया मगर फोन ऑन था। जिसके बाद आर्या ने फोन कान से लगाया और कहा, हेलो हेलो गरिमा, तुम मेरी बात सुन रही हो? हेलो? गरिमा ने बिना किसी भाव के एक अलग ही आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं देखना चाहती हूँ वो मुझे ढूंढ पाता है या नहीं और मुझे ढूंढने के बाद वो क्या करता है। जिस पर आर्या ने गरिमा पर बिफरते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। उसने अब तक जो कुछ भी किया वो काफी नहीं है, ये जानने के लिए वो कितना घटिया और गिरा हुआ इंसान है। आर्या की बात सुनकर गरिमा ने कहा, क्या पहली बार हमारा ऐसी किसी इंसान से सामना हो रहा है? नहीं ना? गरिमा की बात पर इस बार मनस ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गई? तुम अभी अभी ठीक हुई हो और ऐसे में तुम्हें फिर से। गरिमा ने बीच में ही मनस की बात को काटते हुए कहा, मैं जानती हूँ वो कितना घटिया और गिरा हुआ है और उसके गिरने की कहीं कोई हद भी नहीं है। आज नहीं तो कल मुझे लौटना ही है और तब मुझे उनसे सामना करना ही होगा। मैं उससे भाग या छिप नहीं सकती। हम दोनों का आमने सामने आना तय है। गरिमा की बात पर इस बार आर्या और मनस दोनों ने एक साथ कहा, पर गरिमा? गरिमा ने समझाते हुए कहा, तुम लोगों को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बस उन पर नजर रखो और हो सके तो ध्यान रखना मेरे बच्चों का। मैं के पास नहीं हूं और ना जा सकती हूं और सच पूछो तो मैं जाना भी नहीं चाहती, पर मैं चाहती हूं कि वह सही रहें, खुश रहें और सुरक्षित रहे। मेरे लिए तुम लोगों को ये करना है। गरिमा की इस बात से ना मनस सहमत थी और न आर्या, मगर उन दोनों को ही पता था गरिमा को समझाने का कोई मतलब नहीं है। अगर अब उसने मन बना लिया है तो वो वही करेगी जो उसने कहा है।
है अब वो बस ऊपर वाले से प्रार्थना ही कर सकते थे। गरिमा और आर्या के बीच और भी थोड़ी बहुत बातें हुई। इस दौरान आर्या और मनस ने गरिमा को समझाने की कोशिश की, मगर गरिमा तो अपना मन बना चुकी थी। थोड़ी देर में ही गरिमा ने कॉल कट कर दिया और सीधा सोने चली गई। वो इस बारे में आदित्य से छुपाने वाली नहीं थी, मगर वो अभी इस वक्त आदित्य से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि वो इन सब के बारे में सुबह आदित्य को बताएगी। इसी सोच के साथ गरिमा ने बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह वैदेही का फ्लैट। वैदेही सुबह जल्दी उठी और ऑफिस के लिए निकल गई। मनस की असिस्टेंट होने के कारण उसने सबसे पहले अपने ऑफिस के सारे काम कंप्लीट किया। उसके बाद अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के प्लानिंग में लग गई, क्योंकि वो ना ही गरिमा के नाम पर आंच आने देना चाहती थी और ना ही ये चाहती थी कि जिसने उसकी जान बचाई वो उससे नाराज करे। आखिर उस दिन सिर्फ वंश ने उसकी जान नहीं बचाई थी, उसकी इज्जत भी बचाई थी, वरना पता नहीं यशराज उसके साथ क्या करता। वैदेही का पूरा ध्यान उसके दूसरे प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन को रेडी करने में था। जब से वैदेही ने वंश के साथ मनस की मीटिंग करवाने की कोशिश की थी ताकि वो लोग एक साथ काम कर सके, तब से लेकर अभी तक उन दोनों के बीच ठीक तरह से बात नहीं हुई थी। मनस बस उससे काम की बातों के बारे में ही बात किया करती और फिर उसके काम के लिए उसे भेज देती। इससे ज्यादा मनस या आर्या वैदेही से कुछ नहीं कहते। वैदेही को इन बातों का बुरा तो लग रहा था, मगर वो मनस या आर्या को कुछ भी नहीं कह सकती थी। पहले तो वो दोनों उसकी बॉस थी। दूसरी बात की गलती वैदेही की थी। ये और बात है कि वैदेही को किसी बात का पता नहीं है, मगर उसे इतना तो पता ही है कि RM ग्रुप और आचार्य कॉन्ग्लोमरेट कभी भी एक साथ काम नहीं करता। उन दोनों के बीच बिजनेस राइवलरी है। रीजन भले ही सामने ना हो, मगर राइवलरी तो है। वैदेही अभी काम कर ही रही थी कि तभी उसके लैपटॉप में नोटिफिकेशन बेल बजी। वैदेही ने चेक किया तो उसे ईमेल आया हुआ था। वैदेही उस ईमेल को ओपन किया तो ये किसी पार्टी का ऑफिशियल इनवाइट था, जो कि मनस के लिए आया था। ये एक बिजनेस पार्टी का मेल था। पार्टी आज शाम ही थी, जिस कारण वैदेही तुरंत अपनी चेयर से उठी और मनस को इस बारे में इन्फॉर्म करने चली गई। वैदेही ने कैबिन का डोर नॉक किया तो अंदर से कम इन की आवाज आई। वैदेही कैबिन के अंदर गई तो उसने देखा कि मनस अपने कानों से ब्लूटूथ बड्स निकालकर टेबल पर रख रही थी। वैदेही ने पार्टी के बारे में मनस को इन्फॉर्म किया। वैदेही की सारी बातें सुनने के बाद मनस ने कहा, इस पार्टी के बारे में आर्या को इन्फॉर्म कर दो। अगर उसके पास टाइम है तो वो चली जाएगी। मैं इस तरह की पार्टीज अटेंड नहीं करती, ये सब हमारे हैंडल करती है। इतना कहकर मनस ने वैदेही को केबिन से जाने का इशारा कर दिया। वैदेही से बात करते हुए मनस की टोन हर बार की तरह फ्रेंडली रही थी। उसकी नाराजगी उसके बातों में और शब्दों में वैदेही महसूस कर पा रही थी और ये देख वैदेही को काफी बुरा लगा, मगर उसने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया और चुपचाप कैबिन से चली गई। फिर आर्या को इन सब के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। कौन से पार्टी का इनविटेशन आया है मनस के लिए? क्या सोच रही हैं गरिमा? क्या होगा वैदेही का प्लान सक्सेसफुल? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए प्रिय वफा की सजा।